हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, हम मैथ के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अभी तक मैंने 8 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं। ये आपका 9वां प्रैक्टिस सेट है। इन प्रैक्टिस सेट का मेरा मोटिव यही है, अगर आपने मैथ की तैयारी कर ली है और आप सिर्फ मैथ की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत जरूरी रहेंगे। मैंने अभी तक आपको 160 क्वेश्चन करा दिए हैं। ये 20 क्वेश्चन और ऐड कर दूं तो 180 क्वेश्चन आ जाएंगे। एग्जाम डे प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो अगर आपने कंसेप्ट सीख लिए हैं तो आप ये मैथ के प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। ये जो मैं मैथ के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, ये इन सभी टीचिंग एग्जाम्स को ध्यान में रख के करा रहा हूं। आप इनमें से कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो और आप मैथ की तैयारी करना चाहते हो तो ये आपके प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत कामयाब रहेंगे। साथ में एक चीज बता दूं आपको, मैंने एक सीडीपी के नोट्स भी बनाए हैं आपके लिए। ये हैंड रिटन नोट्स हैं और सीडीपी जहां जिस एग्जाम में आती है, जिस भी टीचिंग एग्जाम्स में आएगी, उसके लिए नोट्स एप्लीकेबल हैं, इजी टू अंडरस्टैंड हैं। अगर आपकी सीडीपी की तैयारी नहीं हुई है तो आप इन नोट्स को पढ़कर अपनी सीडीपी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। और ये अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जैसे ही आप इस पर 99 की पेमेंट करोगे तो ये नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे। अगर आप इनको पढ़ते हो तो आप टीचिंग एग्जाम्स में सीडीपी में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं, अगर आपने चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर सभी टीचिंग एग्जाम्स के मैथ की प्रिपरेशन कराई जाती है और मैंने लगभग आपका अर्थमेटिक मैथ पढ़ा दिया है और मैं एडवांस मैथ को पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री पूरा करा दिया है। एक लंबे टाइम से मैंने अलजेब्रा पर वीडियो लेके आने का वादा किया था, अभी तक नहीं लेके आया हूं, बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन साथ में एक चीज बता दूं आपको, ये मैथ के प्रैक्टिस सेट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाए हैं, साथ में प्रैक्टिस करते रहोगे तो मैं गारंटी देता हूं आप डेफिनेटली अपना एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाओगे। अब अपना अपना टॉपिक शुरू करता हूं मैं। लेकिन एक चीज बता दूं आपको, जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एक बार आप खुद से उसको करने की कोशिश जरूर करें। इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आपको आ रहा है या नहीं। दूसरा, जो मैं प्रैक्टिस सेट आपको पढ़ा रहा हूं उसका लेवल क्या है। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो एक पोलिनोमियल का है जिसका आपने फैक्टर बताना है। मैंने इसको इंग्लिश में नहीं लिखा है। ये एक आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसके गुणनखंडों में से एक गुणनखंड ऑप्शन में दिया हुआ है और आपने पता करना है कि वो गुणनखंड इसका कौन सा है। गुणनखंड को हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। ये आपका एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसका एक फैक्टर है ऑप्शन में से, वो फैक्टर आपने पता करना है। अब जो आपका ये पोलिनोमियल का टॉपिक है, ये बहुत ही थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक है। ये बिल्कुल आपका शॉर्ट ट्रिक पर बेस्ड नहीं है, इसके आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो अब जो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, अगर आपने खुद से ट्राई कर लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के थ्रू नहीं जा सकते, आपको इसके बारे में कुछ डिटेल पता होनी चाहिए। अब वो क्या क्या है, सबसे पहले आपके पास कोई पोलिनोमियल है तो आप उसकी जीरोज निकाल सकते हो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शून्यक। पहले हम अपनी तरफ से हिट एंड ट्रायल मेथड से इसका एक फैक्टर निकाल लेंगे जीरोज के माध्यम से, उसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर पे जाएंगे। अब ये इसकी जीरोज हम कैसे निकाल सकते हैं, जो इसका कांस्टेंट पार्ट है ना, ये वाला, इसके फैक्टर कर लो। -2 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो वो हो जाएगा आपका 1, 2, -1 और 2। ये सब ये आपके 2 के फैक्टर हैं और इन सभी को आपने क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि मैं एक x की वैल्यू पुट करूं, अगर ये इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। अब ये पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करने से मेरा क्या क्या अर्थ है, अगर इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू ये 0 कर देगा तो ये इसकी जीरोज हो जाएगा। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, जहां पर x है वहां पर 1 रख दो, 1 की पावर 3 1 ही रहेगा, -1 की पावर 2 गुणा में 3 3 रहेगा, 3 गुणा में 1 3 हो गया है और माइनस का 2। अगर मैं इसको हल कर रहा हूं तो ये आ रहा है आपका -1। लेकिन मैंने कहा था कि इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो मैंने अब दूसरी वैल्यू ले ली 2। अब x की जगह रख रहा हूं मैं 2, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 4 गुणा में 3 12, 2 3 6 और माइनस का 2। पहले प्लस की वैल्यू जोड़ दी 8 और 6 14, फिर माइनस की वैल्यू जोड़ दी -14 और इस तरीके से ये पोलिनोमियल आपका 0 आ गया है, इसकी वैल्यू 0 आ गई। x की वैल्यू 2 रखने पर ये पोलिनोमियल 0 होता है। तो ऐसे में मैं इस 2 को इधर लेके आता हूं, x - 2 इसका एक फैक्टर हो गया है। पहले हमने क्या किया, पहले इसका शून्यक निकाला। वो कैसे निकाला, 1 2 -1 और 2। मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करके देखी और जिसने इस पोलिनोमियल को 0 कर दिया वही इसका शून्यक हो गया है। x बराबर 2 पर ये पोलिनोमियल 0 हो रहा है।
इस 2 को इधर लेके आ गया तो ये इसका भी एक फैक्टर है। फैक्टर मतलब इसका एक गुणनखंड है, और इसका मतलब ये है अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको ये पूरा पूरा भाग करेगा। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको भाग कर देंगे और ये पूरा पूरा भाग होगा, रिमाइंडर तो आपका 0 आएगा, जो कोशेंट होगा वही आपका दूसरा फैक्टर होगा। चलिए इसको इससे भाग करते हैं। यहां पर है x की पावर 3 माइनस 3x की 2 प्लस में 3x और माइनस में 2। ये भाग करना है इसके एक फैक्टर से x माइनस 2 से। अब पॉलिनोमियल को कैसे भाग करते हैं, इस टर्म को इस टर्म के बराबर करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, उसको हम यहां रखेंगे। यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर 3 है। अगर यहां पर मुझे x की पावर 3 लेके आनी है ना, तो इसको x की पावर 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसको x की पावर 2 से गुणा किया, इस टर्म को भी करेंगे, इसको भी करेंगे। इसको पहले वाले को किया तो x की पावर 3 हो गया, फिर सिंबल लगाया, फिर इसको किया तो 2x की 2 हो गया। अब जैसे हम डिवाइड में करते हैं वैसे ही ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे, तो ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ये दोनों टर्म सेम है, ये प्लस का है ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस के 2x की 2 माइनस के 3x की 2, तो माइनस का x की 2 बच गया है यहां से, और आगे उतार लिया आपका प्लस का 3x। बस बिल्कुल हम जैसे भाग करते हैं लॉन्ग डिवीजन वैसे ही कर रहा हूं मैं। अब फिर इस टर्म को इस टर्म को बराबर करना है। यहां पर x है, यहां पर x की पावर 2 है, तो मुझे माइनस x के साथ गुणा करना पड़ेगा अब, क्योंकि माइनस x के साथ इसको गुणा करूंगा तो माइनस x की 2 हो जाएगा। अब माइनस का x और माइनस का 2, तो ये प्लस के 2x हो जाएंगे। अब फिर इसको घटाएंगे, इसके सिंबल चेंज करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, ये कैंसिल हो गए हैं। 3x में से 2x चला गया, 1x बच गया। फिर अगली टर्म उतार ली। अब ये वैल्यू सेम है, तो अब टेबल चलेगी 1 पर, x माइनस 2, और इस तरीके से हमारा रिमाइंडर आ गया है 0। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है, और जो कोशेंट आया है ना वही इसका दूसरा फैक्टर है, और यही आपका आंसर होगा। जो आपके टीचिंग एग्जाम्स में जैसे कि HTET TGT मैथ, इसमें जो आपके क्वेश्चन आते हैं सारे ट्रिक पर बेस्ड नहीं आते हैं। अगर आप हर क्वेश्चन की ट्रिक ढूंढोगे ना तो आप HTET TGT मैथ की तैयारी नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन ट्रिक पर बेस्ड है उनको प्रॉपर मैं ट्रिक से कराऊंगा, लेकिन जहां पर आपको बेसिक सीखने की जरूरत है तो ये सारी चीजें इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले जो मैं मैथ के प्रैक्टिस सेट करा रहा था ना, तो उसमें मैं आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज्यादा ले रहा था, लेकिन अब मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन एडवांस मैथ के बढ़ा रहा हूं, क्योंकि अर्थमेटिक के काफी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका x की 2 माइनस वाई की 2 और 2x प्लस वाई का लघुत्तम समापवर्तीय निकालना है आपने। इसका मतलब एलसीएम निकालना है। हमने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है। अगर हमें संख्याएं दी जाती तो उसका एलसीएम एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं वो हमें पता है, वो हमने अर्थमेटिक में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर 2 आपके बहुपद हैं, 2 पॉलिनोमियल हैं, इनका कैसे आपने एलसीएम निकालना है, वही तरीका रहेगा हमारा जिस तरीके से हम अर्थमेटिक में निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होता है। इन दोनों का एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होगा जो इससे भी भाग हो जाएगा और इससे भी भाग हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन में से एलसीएम वो वैल्यू है जो इन दोनों से पूरी पूरी भाग होगी। अब इससे इनमें से कौन सा भाग हो रहा है, अगर आप देखोगे इससे ना तो ये भाग होगा क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, ना ये भाग होगा ना ये। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इससे पूरा पूरा भाग होगा और यही आपका एलसीएम है। आप इस तरीके से ऑप्शन के मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप डिटेल मेथड से समझना चाहते हो तो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हम इसकी फैक्टर करेंगे। x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2, इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो ये हो जाएगा a की 2 माइनस b की 2। ये बराबर होता है a जमा b और a घटा b के। ये मैंने इसके फैक्टर कर दिए। अब इसके फैक्टर करूंगा। अच्छा पहले एक बार पूरा लिख लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लिखा हुआ था 2x प्लस 2y, बस इसके फैक्टर क्या होंगे, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई। जिनका मैंने एलसीएम निकालना था ना पहले उनके फैक्टर किए, ये इसके फैक्टर आ गए हैं, ये इसके फैक्टर आ गए हैं। अब अगर आपसे इनका एचसीएफ पूछा जाता तो एचसीएफ कैसे निकलता, जो इनमें कॉमन है वही एचसीएफ होता है। इन दोनों में कॉमन है x प्लस वाई, तो ये आंसर होता आपका एचसीएफ। अगर आपने निकालना है एलसीएम तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम निकलेगा पहले तो जो कॉमन है वो ले लेंगे और उसके बाद जो भी फैक्टर बचे हुए हैं वो सारे ले लेंगे। ये तो कॉमन था, आ गया, एक बचा हुआ है x माइनस वाई और एक बचा हुआ है 2।
ये हो जाएगा आपका एलसीएम। लेकिन आपको हो गई ये तो मैच नहीं हो रहा है, ये इसलिए मैच नहीं हो रहा है क्योंकि इन दोनों को गुणा करके लिख दिया है। दो बाहर, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ गया है। आप डिटेल मेथड से भी समझ सकते हो और शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन मेथड से एलसीएम के क्वेश्चन जल्दी निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए p x प्लस वाई इंटू के है। यदि p की वैल्यू 10 है और k की वैल्यू 3 है तो x और y का औसत ज्ञात कीजिए। आपने एवरेज निकालना है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए एवरेज निकलता कैसे है। एवरेज निकलता है सम अपॉन n। कहने का मतलब आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। जितने आंकड़ों का एवरेज या औसत निकालना है उन सभी को जोड़ेंगे, डिवाइड में वो जितनी संख्या है उनकी उससे भाग कर देंगे। अगर आपको x और y का औसत निकालना है तो ऊपर तो इनको जोड़ लेंगे और नीचे ये 2 हैं, 2 से भाग कर देंगे। तो कहने का मतलब अगर मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू हो तो 2 से भाग करना है, मेरा एवरेज आ जाएगा। अब यहां मुझे दिया गया था कि p बराबर है x प्लस वाई इंटू के। इस इक्वेशन में जो जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो। p की वैल्यू है आपकी 10, x और y की वैल्यू मैंने निकालनी है और k की वैल्यू है 3। ये तीन उधर जाके डिवाइड हो गया, जो आपका x प्लस वाई है ना वो आ गया आपका 10/3। x प्लस वाई की ही वैल्यू चाहिए थी, वो आ गई आपकी 10/3। वो मैं यहां रख दूंगा, वो हो जाएगा 10/3 और डिवाइड में 2 ऑलरेडी था, 2 से इसको भाग कर दिया, तो जो आपका एवरेज है x और y का वो 5/3 आ गया है और ये आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा गया है। भाई मैंने आपका एचटेट पीआरटी के और एचटेट टीजीटी मैथ के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं आपको, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं उन्हीं को ही ध्यान में रख के आपके प्रैक्टिस सेट बना रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आया है। अब x प्लस 1/x अगर 2 है तो आपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि यहां पर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो मुझे यहां क्लियर कट नजर आ रहा है हिट एंड ट्रायल मेथड से। मैं x की वैल्यू अगर 1 रख दूं तो ये काम बन जाएगा। अगर मैं यहां भी x की वैल्यू 1 रख दूं और यहां भी x की वैल्यू 1 रख दूं तो 1 और 1 2, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस x की वैल्यू 1 है। अगर x की वैल्यू 1 है तो जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां पर 1 लिख दो। 1 की पावर 3 करेंगे 1 ही हो जाएगा। 1 गुणा में 3 3, 3/1 3, 1/1 1, तो ये हो गया आपका 8 और इस तरीके से आपका 8 आंसर आ गया। लेकिन वो तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल लिया क्योंकि इसके इक्वेशन के बराबर में 2 था। लेकिन अगर ऐसा ना होता, चलो इसको रहने दीजिए, अगर ऐसा ना होता यहाँ 3 होता 4 होता तो हम इसको किस तरीके से करते मैं वो भी बता देता हूं। भाई जरूरी तो नहीं है ना इसके बराबर में 2 ही आए, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऐसे में अगर यहाँ 3 होता 4 होता तो हम इसको किस तरीके से करते, तो हम इस तरीके से करते, इसको थोड़ा सा हल कर लेते। ये हो जाएगा आपका x की पावर 3 और लास्ट वाली टर्म आगे लिख ली मैंने 1/x की पावर 3। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया आपका x प्लस में 1/x। जिस एक्सप्रेशन की मैंने वैल्यू निकालनी थी उसको थोड़ा हल कर दिया, इसको आगे लेके आ गया और इनमें से 3 कॉमन ले लिया। अब मुझे पता चला मुझे चाहिए एक तो x प्लस में 1/x की वैल्यू, वो ऑलरेडी 2 मुझे दे रखी है, तो 2 गुणा में 3 ये हो गया है मेरा 6। अब मुझे चाहिए x की पावर 3 प्लस में 1/x की पावर 3। तो आपको ये 2 चीजें याद होनी चाहिए। वैसे अलजेब्रे में मैं पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा अभी आपको। अगर x प्लस में 1/x की वैल्यू a है और आपने इसका क्यूब निकालना है तो इसका क्यूब निकल जाएगा आपका, जो इसका रिजल्ट है उसका क्यूब करेंगे और माइनस उसका 3 गुना घटा देंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने दोनों तरफ क्यूब किया, क्यूब करने से जो लास्ट रिजल्ट आया ना वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अगर इसका क्यूब निकालना है तो रिजल्ट का क्यूब करेंगे और उसका 3 गुना घटा देंगे। वही सेम मैं यहां करूंगा। x प्लस 1/x 2 है, अगर मुझे x की पावर 3 प्लस में 1/x की पावर 3 निकालना है तो मैं रिजल्ट का क्यूब करूंगा और इसका 3 गुना घटा दूंगा। 2 की पावर 3 8, 2 तिया 6, ये आ गया है आपका 2, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट आ गया है 2 और इस तरीके से भी आ गया है आपका 8। अगर x प्लस 1/x 2 था तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल दिया, अगर इसकी जगह कुछ और होता तो फिर हम इस तरीके से निकालते। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन भी आपका पॉलिनोमियल का ही है। ये पॉलिनोमियल में जो आगे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसका क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी पॉलिनोमियल ही होती है, पॉलिनोमियल का आगे एक पार्ट है। कैसे? पॉलिनोमियल की डिग्री में जब उसके टाइप डिवाइड करते हैं हम, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो वो लीनियर होता है, अगर उसकी डिग्री 2 हो, डिग्री मतलब यहाँ पावर है, अगर डिग्री 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक होता है। अब अगर इसको 0 के बराबर कर दें तो ये इक्वेशन बढ़ जाती है। इट मींस ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म पता होना चाहिए। आपसे पूछा क्या है वो देखिए। यदि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल हैं, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, और आपसे पूछा है तो 1 बाय ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। अब सबसे पहले आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म होती है ये, ए एक्स की पावर 2 बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म होती है। यहां पर अगर मैं इसको ए से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए, सॉरी ए से डिवाइड करेंगे तो यहां तो एक्स स्क्वायर ही बच जाएगा, बस एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर है 0। मैंने कुछ नहीं किया, ए से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब आपको एक चीज जरूर याद होगी, जो आपके रूट होते हैं, जो मूल होते हैं, अगर मैं उनका सम करूं तो वो बराबर होता है माइनस बी बटे ए के। अगर मैं इन दोनों रूट की गुणा करूं तो ये बराबर होता है सी बटे ए के। ये बात आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होनी चाहिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 मूल होते हैं, 2 रूट होते हैं। अगर उन दोनों रूट को जोड़ूं तो माइनस बी बटे ए आता है, अगर उन दोनों रूट को गुणा करूं तो सी बटे ए आता है। अब मैं यहां पर ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो एक्स स्क्वायर बी बटा ए की, अगर इसमें माइनस लगा दूं तो बी बटा ए बराबर होता है दोनों रूटों का जोड़, तो यहां पर तो माइनस आ गई, और यहां लिख सकता हूं मैं दोनों रूटों का जोड़। और सी बटा ए होता है दोनों रूटों की गुणा, बराबर है 0। मैं इसको डायरेक्टली यही बता सकता था आपको कि ये है दोनों रूटों का जोड़ और ये है दोनों रूटों का गुणनफल, लेकिन आपको समझ नहीं आता। हर चीज की आपको डिटेल पता लगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा आपका। तो मैंने क्या किया, पहले जर्नल फॉर्म लिखी, फिर ए से डिवाइड कर दिया, फिर मुझे पता चला बी बटा ए की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस दोनों रूटों का योग, सी बटा ए की जगह लिख सकता हूं दोनों रूटों का गुणनफल। अब मैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके नीचे लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 20 बराबर है 0। अब कंपैरिजन कीजिए, यहां भी x की पावर 2 है, यहां भी x की पावर 2 है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, x तो आपका दोनों रूटों का जोड़ जो है ना वो आ गया है 7, कंपैरिजन से पता चला, और दोनों रूटों का गुणनफल आ गया है आपका 20। ये निकाल लिया आपने। अब शायद इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अच्छा एक चीज, यहां पर जो भी चीज लिखी है मैं उसको इसलिए लिखी रहने देना चाहता हूं क्योंकि मैं इन सभी प्रैक्टिस सेट की आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ देता हूं। एज इट इज जो मैं सोल्व करा रहा हूं ये यूं की यूं पीडीएफ बनाकर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूं, ताकि आपको खुद से इनको उतारने की जरूरत ना पड़े और आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वहां पर जाकर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, और उसमें से ये सारे जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं मैंने उनकी आपको पीडीएफ भी जरूर मिलेगी। अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं, इधर जो मैंने सोल्व करना है वो करना है ए 1 डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर और 1 डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर। इनका एलसीएम ले लिया मैंने, इनका एलसीएम आ गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब ये इसके साथ गुणा हो जाएगा बीटा स्क्वायर, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। जो मैंने निकालना था उसको थोड़ा सा हल कर दिया, और हल करके मुझे पता चला मुझे ऊपर तो चाहिए अल्फा और बीटा का स्क्वायर करके योग, और नीचे चाहिए उनका गुणनफल। अब उनका गुणनफल तो ऑलरेडी आ गया मेरे पास, कितना है ये 20 है, तो 20 का वर्ग किया, नीचे तो आ गया आपका 400। अब चाहिए आपको अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा, आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के।
अगर आपको ए स्केयर और बी स्केयर निकालना हो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर निकालना हो, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी हो, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा आपका एल ए बी का स्केयर माइनस 2ab। क्या ये बात आपको समझ आई? मैंने क्या किया, ये फार्मूला आपको पता होगा, अगर a की पावर 2 और b की पावर 2 निकालना है तो इधर आके माइनस हो जाएगा और ये रिजल्ट रहेगा आपका। इसका मतलब यहां पर अगर मुझे अल्फा और बीटा का स्केयर चाहिए, मुझे अल्फा और बीटा का स्केयर चाहिए, तो मैंने क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का स्केयर करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा है 7, 7 का स्केयर होता है 49। अल्फा गुणा में बीटा 20 है, 20 गुणा में 2 40, तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई है मेरी 9, तो वो याद रख देंगे। तो आपका आंसर आ गया है 9/400 और आपका आंसर है ये। पूरी डिटेल मेथड से और पूरा बेसिक बताने की कोशिश की है। आप एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन ही छोड़ते हो, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो भी छोड़ के भागे होंगे। एक बात आप ध्यान रखना, कुछ इजी क्वेश्चन आते हैं उनको आप कर ही लेते हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको आप देखते ही छोड़ देते हो, वो यही क्वेश्चन है इस टाइप के। तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश की है, तो आप इनसे डरे मत, भागे मत, क्वेश्चन इजी है, बस एक बार कंसेप्ट सीखने की बात होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर व्यास की लोहे की 2 गोलियों को 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में रखे पानी में डुबो दिया जाता है, बर्तन में जल का स्तर बढ़ जाएगा। क्या किया है, एक बेलन है आपका, उस बेलन के अंदर 2 गोलियां डाल दी गई हैं, 2 गोलाकार गोलियां डाल दी गई हैं, और जो 2 गोलाकार गोलियां डाली गई है ना, उनकी वजह से पानी का स्तर कितना ऊपर उठेगा, ये आपसे पूछा है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, जब आपके क्वेश्चन में लिक्विड की बात होती है तो हमेशा आयतन की बात होती है, हमेशा वॉल्यूम की बात होती है। आपको ध्यान रखना है, जब वॉल्यूम निकाला जाएगा तब हमेशा लिक्विड की बात होगी या पिघालने की बात होगी। जब किसी एक आकृति को पिघला के कोई दूसरी आकृति बनाई जाती है तो उनका दोनों का आयतन बराबर होता है। जब ये बोला गया है कि इन 2 गोलियों को बेलन के अंदर डाल दिया गया है, तो इससे पानी का स्तर कितना ऊपर होगा, वो पानी का स्तर उतना ही ऊपर होगा जितना इन दोनों गोलियों का आयतन होगा। तो बस आपने आयतन पे ध्यान रखना है। क्या क्या दिया हुआ है, जो ये 2 गोलियां है ना, इनका व्यास 6 सेंटीमीटर है, कहने का मतलब इनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसकी भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसकी भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और जिस बेलन में डाली गई है उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो अब ये इसमें पानी था बेलन में, उसमें गोलियां डाल दी गई और गोलियां डालने की वजह से पानी का स्तर कितना ऊपर आया ये आपने पता करना है। पानी का स्तर उतना ही ऊपर आएगा जितना इन दोनों गोलियों का आयतन होगा। तो मैं इन दोनों गोलियों का आयतन निकाल रहा हूं, 2 गोलियों का आयतन, वो बराबर होगा बेलन के आयतन के। अब आप कहोगे कि वो बेलन के आयतन के कैसे बराबर होगा, हम बेलन का आयतन उतना ही निकालेंगे जितना उसका पानी का स्तर ऊंचा हुआ है। देखिए कैसे, सबसे पहले गोलियां गोलाकार हैं और गोले का आयतन निकलता है 4/3 पाई आर क्यूब। 2 गोलियां हैं तो इसको 2 बार लिखेंगे। अब बेलन का आयतन निकलता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर जो एच है ना, वो मैं उतनी ही ऊंचाई रखूंगा इसकी जितना पानी का स्तर ऊंचा हुआ है, बस। अब इसको हल कीजिए, यहां से 4/3 पाई कॉमन आ गया है, अंदर बच गया है 2r3, इधर ऐसे का ऐसे, बस इनकी वैल्यू पुट कीजिए। पाई से तो पाई कट गया है, 4/3 गुणा में 2, त्रिज्या कितनी है गोलियों की, 3 है, तो उसको 3 बार लिखेंगे, बराबर आर स्क्वायर, आर कितनी है 6, तो 6 गुणा 6, और ऊंचाई हमने निकालनी है, जितना पानी का स्तर ऊंचा हुआ है उसी को हमने एच मान लिया था। अब इसको हल कीजिए, 3 से 3 कट गया है, 3 दूनी 6, 1 6 कट गया, 3 दूनी 6 2, 2 दूनी 4, तो जो बेलन में पानी का स्तर ऊंचा उठेगा वो 2 सेंटीमीटर उठेगा। ये लीजिए, समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक बात आप ध्यान रखें, मैं एक टॉपिक के जितने क्वेश्चन ले रहा हूं उनको एक साथ करा रहा हूं। अब जैसे पहले मैंने आपको पॉलिनोमियल के क्वेश्चन करा दिए हैं, उसमें अलजेब्रा के क्वेश्चन करा दिए हैं, अब हम मेंसुरेशन के कर रहे हैं। अगर आप एचटेट टीजीटी मैथ या पीआरटी दे रहे हो तो आपके एचटेट टीजीटी में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मेंसुरेशन के आएंगे, और अगर आप पीआरटी दे रहे हो तो 2 से 3 या फिर 4 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन के आएंगे। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन एक घनाभ के आयतन के बराबर है और घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई का योग 72 है और लंबाई और चौड़ाई का के बीच का अंतर 16 सेंटीमीटर है। तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको दो चीजें बताई गई हैं, एक तो ये बताया गया है कि घनाभ का आयतन बेलन के आयतन के बराबर है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है। तो अब आप ये बताइए, आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। बेलन की पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको, बेलन की त्रिज्या भी दे रखी है और बेलन की ऊंचाई भी दे रखी है। तो यहां से मैं बेलन की आयतन निकाल सकता हूं, वो निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, त्रिज्या दे रखी है मेरी 14, तो इसको 2 बार लिख दिया, और गुणा में ऊंचाई है आपकी 30। यहां से मैंने बेलन का आयतन निकाल दिया। ये आपके घनाभ के आयतन के बराबर है और घनाभ का आयतन निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन आपके पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं है। आपको ये बताया गया है, दिख रहा है ना भाई, हाँ मैं इधर लिख देता हूं कि लंबाई और चौड़ाई का योग तो है 72 और लंबाई और चौड़ाई का अंतर है 16। ये चीज आपको बता रखी है। जब दो वैल्यू को ऊपर जोड़ रखा हो, उन्हीं को घटा रखा हो, तो वहां पर बड़ी वैल्यू को निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो। इन दोनों को जोड़ा 88, 2 से भाग किया 44। लंबाई आ गई है घनाभ की 44 सेंटीमीटर। अगर आपने निकालनी है इनमें से छोटी वो वैल्यू, तो इन दोनों को आपस में घटाओ और 2 से भाग कर दो। इनको आपस में घटाएंगे 56, 56 को 2 से भाग किया 28। इस तरीके से मैंने घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों निकाल दी, वो रख दीजिए। घनाभ की लंबाई है आपकी 44 और चौड़ाई है 28 और ऊंचाई मैंने निकालनी है। अब इसको हल कीजिए। 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, 22 दूनी 44 और 2 से इसको काट दिया 15। तो जो घनाभ है उसकी ऊंचाई आ गई है आपकी 15 सेंटीमीटर। ये लीजिए, क्लियर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। पहले आपको घनाभ और बेलन का आयतन बराबर बता दिया था, बस आगे फार्मूला ही लगाया है। चलिए आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप जरूर एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश कर रहे होगे, तब आपको ज्यादा समझ आ रहा होगा। यदि घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल, अब ये आसन्न फलक क्या होते हैं, एक घनाभ बनाता हूं तब आपको ज्यादा समझ आएगा। ये एक घनाभ है, इसके आसन्न फलक का मतलब है इसके अंदर 6 फलक होते हैं और एक फलक मतलब 2 फलक समान होते हैं। देखिए सबसे पहले एक फलक है ये वाला, ये एक फलक है, ठीक है। अब इसको फेस बोलते हैं इंग्लिश में। ये फलक, इसके सामने वाला वो वाला फलक इस जैसा ही फलक है। आसन्न फलक एडजेसेंट, एक दूसरे के साथ जो मिले हुए हैं, एक फलक है ये और एक फलक है ये जो नीचे बना हुआ है। ये इसके 3 फलक हैं और इन तीनों फलक का अलग अलग क्षेत्रफल दे रखा है। और ये जो आपके 3 फलक आपको नजर आ रहे हैं ना, ये तीनों ही आपके रेक्टेंगुलर शेप के हैं, आपके आयताकार शेप के हैं। अब ये जो आपका पूरा घनाभ बना हुआ है ना, उसमें ये तो होती है आपकी लंबाई, ये होती है आपकी चौड़ाई और ये होती है आपकी ऊंचाई। अगर इस नीचे वाले फलक का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, इस नीचे वाले फलक का, इसका, तो इसकी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, इसका क्षेत्रफल निकलेगा आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर आपको इस फलक का क्षेत्रफल दे रखा है, इस वाले फलक का, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर आपको इस वाले फलक का क्षेत्रफल निकालना है जो आपको सामने नजर आ रहा है, तो वो हो जाएगा ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। इस तरीके से जो घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दे रखा था वो मैंने निकाल दिया कि कैसे निकलेगा। अब सॉरी भाई, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे जिसकी वैल्यू जो दे रखी है। पहले आसन्न फलक का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 216,
दूसरे आसन फलक का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 150, तीसरे आसन फलक का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 576। ये तीनों आसन फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, इसका ये है, इसका ये है और इसका ये है। अब आपसे आगे पूछा गया है तो घनाभ का आयतन निकाल लो। जो घनाभ का आयतन है वो निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मुझे चाहिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मैंने क्या किया, इन तीनों को गुणा कर दिया आपस में। अगर मैं इनको गुणा कर रहा हूं तो यहां पर लंबाई लंबाई 2 बार है तो ये लंबाई का वर्ग हो जाएगा, चौड़ाई और चौड़ाई 2 बार है तो चौड़ाई का वर्ग हो जाएगा, और ऊंचाई ऊंचाई 2 बार है तो ऊंचाई का वर्ग हो जाएगा। अगर हमने इनको गुणा किया है तो रिजल्ट को भी गुणा करना पड़ेगा। 216 गुणा में 150 और गुणा में 576। ये लीजिए, मुझे चाहिए था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेकिन उनका वर्ग आ गया है मेरे पास, तो मैं दोनों तरफ वर्गमूल कर दूंगा। तो वर्ग से वर्गमूल कट गया है, यहां पर आ गया आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहां पर अब इस वर्गमूल से बाहर वही आएगा जिसके जोड़े पूरे बन जाएंगे। तो मैं 216 को बोल सकता हूं 36 गुणा में 6, 150 को बोल सकता हूं 25 गुणा में 6, और 576 ऐसे का ऐसे। अब आपको पता है 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसके रूट से बाहर आएगा 6, 6 और 6 का पूरा जोड़ा बना हुआ है, उसमें से एक 6 बाहर आ जाएगा। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसमें से बाहर आएगा 5। 576 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 24 का वर्ग है तो बाहर आएगा 24। बस इनको गुणा कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 6 पंजे 30 और 3 गुणा में 6 18, 130 आ गया है, और गुणा में 24। बस इसको गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ गया है 0। ये हो जाएगा आपका 18 चौक 72, 7, 18 दूनी 36 और 7 43, 4320 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है, और आपका आंसर है ये। समझ आया होगा, इजी ही क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक कोण दे रखा है आपका जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है। इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक वर्ग के अक्षेत्रफल का 11 गुना है। तो आपसे पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले शंकु की बात हुई है तो एक बार एक आकृति बना के बताता हूं आपको। यह है आपका एक शंकु। इस शंकु में क्या क्या होता है, इस शंकु में एक तो है आपकी ऊंचाई ये वाली, एक है आपकी त्रिज्या। आपको ऊंचाई तो दे रखी है, ये वाली भुजा तो दे रखी है 48, और त्रिज्या दे रखी है ये वाली भुजा 14। अब आपको बोला है कि इसका कुल क्षेत्रफल वर्ग के 11 गुणा के क्षेत्रफल के बराबर है। सबसे पहले शंकु का कुल क्षेत्रफल। शंकु का कुल क्षेत्रफल कैसे निकलता है, शंकु का कुल क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए आपको। वो होता है आपका पाई आर, आर जमा में एल। ये होता है आपका शंकु का कुल क्षेत्रफल का फार्मूला। अब मेरे पास आर तो है, ये आर है और ये एच है, लेकिन मेरे पास एल नहीं है। एल कौन सी होती है, ये स्लैंट लेंथ, जिसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो सबसे पहले आपको इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी, ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। तो ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका लंब। तो आप यहां से कर्ण निकाल सकते हो, लेकिन मुझे एक ट्रिपलेट याद है जो है आपका 7 और 24 और 25। यहां पर 7 का 2 गुना कर रखा है, 24 का भी 2 गुना कर रखा है, तो 25 का भी 2 गुना कर देंगे, और इस तरीके से ये भुजा जो है वो 50 सेंटीमीटर आ गई है। आप इनका वर्ग करके जोड़ते तब भी 50 आता, लेकिन मुझे एक ट्रिपलेट याद था, उसका 2 गुना करके आया है, तो मैंने ऐसे ही निकाल लिया। अब मैं इसका क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। तो पाई का मान है मेरा 22/7, त्रिज्या है 14, त्रिज्या 14 है, ये एल मैंने 50 निकाल लिया, 14 + 50 64, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 गुणा में 64। शंकु का कुल क्षेत्रफल आ गया। ये किसके बराबर है, ये वर्ग के अक्षेत्रफल के 11 गुणे के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो 11 से पहले इसको भाग किया, 11 चौक 44, ये आ गया 4 गुणा में 64। वर्ग का क्षेत्रफल निकलता है
भुजा की पावर 2। ये आपको पता होगा, भुजा गुणा भुजा या भुजा की पावर 2 वर्ग का क्षेत्रफल निकलता है। ये बराबर आ गया है 4 गुणा 64 के। मैंने तो वर्ग की भुजा निकालनी थी तो दोनों तरफ वर्गमूल कर दिया भाई, इधर भी वर्गमूल कर दिया और इधर भी। यहाँ तो वर्ग से वर्गमूल कट गया, ए आ गया है। यहाँ पर 4 का वर्गमूल करेंगे 2 आ जाएगा और 64 का वर्गमूल करेंगे 8 आ जाएगा। तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा आ गई है और ये आपका आंसर है। इजी क्वेश्चन था और बिल्कुल हमने एक बेसिक फार्मूले से हल किया, वो था आपका पाई आर और आर जमा में एल, शंकु का कुल क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर का एक ठोस धातु बेलन पिघलाया जाता है ताकि ऊंचाई 2 mm और आधार त्रिज्या 2 mm के एन ठोस शंकु बन सके। एन का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बेलन है जिसको पिघलाया गया है। ये आपका एक बेलन है जिसको पिघलाया गया है और बेलन के बारे में बताया गया है कि इसकी त्रिज्या तो है आपकी 6 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर छोटे छोटे शंकु बनाए गए हैं और जो शंकु बनाए गए हैं ना, उनकी आपको त्रिज्या और ऊंचाई दे दी है। ये एक शंकु है, ऐसे एन शंकु बनाए गए हैं, बहुत सारे शंकु बनाए गए हैं। इसकी ऊंचाई और त्रिज्या दोनों ही 2-2 mm है। ये भी 2 mm है और ये भी 2 mm है। तो आपसे पूछा है कि ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। इस आकृति को पिघलाकर ये आकृति बनाई गई है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इस आकृति का आयतन और ये जो सारी आकृतियां बनेगी इनका आयतन बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसको ही पिघलाकर बहुत सारे शंकु बनाए गए हैं। तो मैं लिखूंगा कि बेलन का आयतन बराबर होगा एन शंकु का आयतन। भाई जितने भी शंकु बनेंगे एक का आयतन और उन गुणा में एन, ये लीजिए, बस इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बात आपने ध्यान रखनी है, ये दोनों एक यूनिट में होने चाहिए। ये तो सेंटीमीटर में है और ये mm में है। आपको पता होगा आपके 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बनाऊं तो ये 2/10 हो जाएगा और ये भी आपका 2/10 हो जाएगा। अब इनकी यूनिट सेंटीमीटर में ही है। अब जो आपका बेलन है उसका आयतन कैसे निकलता है? उसका आयतन निकलता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। जो शंकु है उसका आयतन कैसे निकलता है? उसका निकलता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस इनका मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। पाई से मैंने पाई काट दिया। बेलन की त्रिज्या है 6 तो 6 गुणा में 6। बेलन की ऊंचाई है 10 बराबर एन गुणा में 1/3। शंकु की त्रिज्या है 2/10। अगर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे और ऊंचाई भी 2/10 ही है। बस इसको हल कीजिए, एन का मान आ जाएगा। देखिए सबसे पहले मैंने काट दिया 2 3 6 2 3 6 2 5 10, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे ही आया है, इधर आ जाएगा। 3 3 9 27 पंजे 135 और 3 0, तो 1,35,000 आ गया है आपका आंसर। ये आ गया है आपका एन का मान। इतने शंकु बनेंगे, ये आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पीए और पीबी दो स्पर्श रेखाएं हैं जिन्हें बाह्य बिंदु पी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींचा गया है। यदि ए बी पी ए बराबर है तो ए ओ बी का मान निकालिए। भाई आपने कोण निकालना है। ये क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री का है। सबसे पहले मैं आकृति बना रहा हूं तब आपको ज्यादा समझ आएगा। ये एक आपका सर्कल है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं एक बाह्य बिंदु से। ये आपकी एक स्पर्श रेखा है और ये आपकी दूसरी स्पर्श रेखा है, और ये दोनों स्पर्श रेखा एक बाह्य बिंदु P से खींची गई है। एक P है बाह्य बिंदु, इससे ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। इसका स्पर्श बिंदु है A और इसका स्पर्श बिंदु है B, और इस वृत्त का जो केंद्र है वो है आपका O। आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है पहले ही कि AB और PA ये और ये बराबर है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब एक वृत्त पर एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो स्पर्श बिंदु तक बराबर होती हैं। एक सर्कल पर दो टेंजेंट खींची गई हैं, एक
पी ए और एक पी बी, ये स्पर्श बिंदु तक बराबर होंगी। इसका मतलब पी ए ऑलरेडी बराबर है पी बी के, ये और ये ऑलरेडी बराबर है दोनों। लेकिन पी ए के ए बी बराबर क्वेश्चन में दे रखी है, तो इस तरीके से ये तीनों आपस में बराबर होगी हैं। अगर ये तीनों आपस में बराबर होगी हैं तो पी ए बी एक आपकी समबाहु त्रिभुज बन गई है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। अगर इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं तो सारे कोण भी बराबर होंगे और 60-60 डिग्री के होंगे। अब आपने निकालना क्या था, आपने निकालना था कोण ए ओ बी, कोण ए ओ और बी, ये कोण निकालना था आपने ए ओ बी। अब ये कैसे निकालेंगे, ये 60 आ गया है। इस तरीके से दो स्पर्श रेखाओं के द्वारा केंद्र से मिलाकर जो आपके क्वाड्रिलेटरल बनती है ना, जो आपके चतुर्भुज बनती है, उसके आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। ये आप याद रखें, अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, तभी इनका जोड़ 180 होगा। तो इसका आंसर आ गया 120। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, एक जीवा, ये जीवा है, जीव नहीं है भाई, एक जीवा की लंबाई जो वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर स्थित है, तो क्या होगा। पहले एक वृत्त बनाते हैं भाई। ये आपका एक वृत्त है, इस वृत्त में एक जीवा है, ये मैंने एक जीवा खींच दी है। केंद्र से इस जीवा की दूरी 12 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। इस जीवा की लंबाई बतानी है आपने, क्या होगा। बस चित्र देखते ही आपको समझ आ गया होगा। इस सर्कल में अगर इस जीवा पर इस केंद्र से लंब डाला जाता है तो इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है और ये एंगल आपका 90 डिग्री है। अब ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, जिसमें इसके सामने वाली भुजा तो 13 सेंटीमीटर है, ये 12, पाइथागोरस थ्योरम से ये पार्ट आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये दरवाजा भी 5 होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो आपकी जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर आ गई है। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, √16 + 6 √7 = 2 √x + √y। आपको निकालना है x + y की वैल्यू। इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे निकलेगा, इसमें जो ये आपकी पहली टर्म है इसके अंदर होता है a की पावर 2 + b की पावर 2 और सेकंड टर्म के अंदर होता है 2ab और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होती है, वो होती है a + b की पावर 2 की। इट मींस यहां से अगर आप a और b की वैल्यू निकाल दो तो डायरेक्टली यहां रख सकते हो। अब 2ab को इसके बराबर कर दो भाई, 2ab बराबर है मेरा 6 √7 के, तो 2 से इसको भाग कर दिया, 2 तिया 6, तो a b की वैल्यू आ गई है 3 गुणा में √7। तो a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है √7। अब इसको थोड़ा आसान रखने के लिए, क्योंकि यहां पर दोनों में ही रूट लगा हुआ है, तो मैं a गुणा b 3 को लिख देता हूं √9 और गुणा में √7, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसका रूट निकालूंगा तो 3 ही आएगा। तो a की वैल्यू आ गई है मेरी √9 और b की वैल्यू आ गई है √7। अब आपने क्या करना है, ये रिजल्ट दिया हुआ है, ये इसके बराबर कर सकते हैं हम √a + b का स्क्वायर। a की वैल्यू है √9 और b की वैल्यू है √7 और इसका स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से √9 + √7 बराबर आ गया है आपका √x + √y के। तो x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू 7 आ गई। आपने निकालना था x + y, तो x 9 है और y आपका 7 है, 9 7 16 और आपका आंसर आ गया है 16। ये लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, x + 2 x + 4 x + 6 और x + 8 का माध्य 11 है, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य होगा। आपका क्वेश्चन है एवरेज का। एवरेज का क्वेश्चन निकालते समय एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो आपको प्रेक्षण या जो आंकड़े आपको दे रखे हैं, अगर वो एपी में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो हमेशा माध्य या एवरेज बीच वाली संख्या होगी। अब यहां पर संख्याएं दे रखी हैं आपको, एक है x, एक है x + 2, एक है x + 4, एक है x + 6, एक है x + 8।
अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये एपी में है, इनके बीच अंतर 2-2 का है, तो ऐसे में जो इनका एवरेज या फिर माध्य है वो बीच वाली संख्या होगी, वो होगा x+4 और इसकी वैल्यू आपको 11 दे रखी है। तो यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल दी और वो आ गई है 7। अब मैंने x की वैल्यू निकाल ली तो आप ये सारी वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये तो है आपकी 7, ये है आपकी 9, ये है आपकी 11, ये है आपकी 13 और ये है आपकी 15। अब आपसे पूछा है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। ये लास्ट वाले जो आपके 3 आंकड़े हैं ना, इनका माध्य निकाल लो। अगर मैं इनको भूल भी जाऊं 1 मिनट के लिए तो ये भी एपी में ही है, 11, 13, 15, तो इनका माध्य भी बीच वाली संख्या ही होगी। तो ये आपका आंसर है, बीच वाली संख्या इनका माध्य रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पेड़ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का √3 गुना है। ये आपका एक पेड़ है, इसकी जो छाया है ना वो इसकी ऊंचाई का √3 गुना है। अगर इसकी ऊंचाई 1 है तो ये इसका √3 गुना है। अब ये इसका एक उन्नयन कोण है सूर्य से, ये निकालना है। ये यदि एक पेड़ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। भाई छाया क्यों आई होगी, जब यहां पर सूरज रहा होगा तभी तो ऐसा हुआ होगा ना। यहां सूरज है, इस तरफ से इसका जो उन्नयन कोण है जिसकी वजह से छाया आ रही है वो निकालना है। क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने कुछ अजम्पशन करके अपनी सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल ली थी। ये आपके एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये आपका हाइपोटेनस होता है, ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। अब आपने निकालना है ये एंगल थीटा। ये आप कैसे निकाल सकते हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से निकाल सकते हो। मैंने कर दिया P/B। अगर मैं लंब को आधार से भाग करूं तो मुझे पता है tan थीटा आता है। तो आपका परपेंडिकुलर है 1, बेस है आपका √3 और ये हो गया आपका tan थीटा। और अगर आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल्स की टेबल याद है तो पता होगा ये tan 30 का मान है, तो मैं इसकी जगह रख सकता हूं tan 30। tan 30 डिग्री बराबर हो गया आपका tan थीटा के। तो थीटा से थीटा कट गया है, सॉरी tan से tan कट गया है, थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। ये आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं a और b का योग 99 है। दो संख्याएं हैं a और b, इनका योग है आपका 99 और इन संख्याओं का HCF और LCM है 3 और 660। भाई HCF तो है 3 और LCM है 660। तो आपसे पूछा है तो a माइनस बी का वर्ग क्या होगा। आपसे पूछा है a माइनस बी का वर्ग, ये पूछा है आपसे। अब पहली बात तो आप एक ध्यान दें, अगर क्वेश्चन LCM HCF का है तो उसको ऑप्शन मेथड से या शॉर्ट ट्रिक से निकाला जा सकता है, तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से ही हल करेंगे। दोनों संख्याओं का योग आपका 99 है। अगर इन दोनों संख्याओं का HCF 3 है तो दोनों संख्याओं का एक फैक्टर आपका 3 रहेगा। तो ऐसे में मैं एक संख्या a को मान सकता हूं 3x और दूसरी संख्या b को मान सकता हूं 3y। ये कैसे माना मैंने, मुझे पता है इस संख्या में 3 छिपा हुआ है तो मैंने उसको रख दिया 3x, इसमें भी 3 छिपा हुआ है उसको रख दिया मैंने 3y। अब कहने का मतलब जिन दो संख्याओं का अंतर करके योग करना है उसमें a की वैल्यू है 3x और b की वैल्यू है 3y और बराबर है इसका वर्ग। मैंने इसमें से 3 कॉमन लिया और उसका वर्ग कर दिया 9 बाहर x माइनस वाई की पावर 2। ये मैंने हल करना है। मैंने क्या किया, इसमें से 3 कॉमन लिया, बाहर वर्ग था उसका वर्ग भी कर दिया साथ में, तो 9 गुणा में x माइनस वाई की पावर 2। मैंने इसको हल करना है। यहां से हल करके जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो 9 का मल्टीपल तो होगी ना, क्योंकि इसमें 9 गुणा हो रखा है। तो ऐसे में आंसर वही होगा जो 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। संख्या 9 से कब डिवाइड होती है, जब उसके अंकों का योग 9 से भाग हो जाए। बस अंकों का योग करके देखो, इसके अंकों का योग आ रहा है 8 और 1 9, उसको छोड़ दिया 6 और 1 7। इसके अंकों का योग 9 से भाग नहीं हो रहा है। 8 और 1 9, 5 और 1 6, इसके अंकों का योग भी 9 से भाग नहीं हो रहा है। 8 और 1 9 2, इसके अंकों का योग भी 9 से भाग नहीं हो रहा है। 9 और 9 18, सिर्फ इसी अंकों का योग 9 से भाग हो रहा है और यही आपका आंसर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। आपको एक बात समझ में आ गई होगी मेरे साथ क्वेश्चन करते हुए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ डिटेल मेथड से ही निकलेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हम ऑप्शन से ही चुटकियों से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक स्कूल में 378 छात्राएं और 675 छात्र हैं। कहने का मतलब एक स्कूल में जो गर्ल्स है ना
वो है 378 और बॉयज है 675। स्कूल को सख्ती से छात्रों और छात्राओं के सेक्शन के आधार पर बांटा गया है और स्कूल के हर सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है। तो स्कूल में कितने सेक्शन हैं? भाई सख्ती से बांटा गया का अर्थ ये है लड़कियों के सेक्शन अलग बनाए गए हैं और लड़कों के सेक्शन अलग बनाए गए हैं और साथ में हर सेक्शन में विद्यार्थी की संख्या बराबर है। तो सबसे पहले मैं ये पता करता हूं कि ऐसे में विद्यार्थियों की कितनी संख्या रखूं कि वो सारे स्टूडेंटों के सेक्शन बन जाए, कोई भी स्टूडेंट ना बचे। ऐसा इनका HCF ही आपका आंसर रहेगा। HCF एक ऐसे विद्यार्थियों की संख्या आएगी जिससे हम सेक्शन बना सकते हैं। तो हमने इनका HCF निकालना है। अब HCF इनका कैसे निकाल लें, वो हम निकाल लेंगे डिफरेंस मेथड से। सबसे पहले इनका डिफरेंस कर लो आप, वो हो जाएगा 15 में से 8 गए 7, 16 में से 7 गए 9, 5 में से 3 गए 2। इसका डिफरेंस आ गया है 297। या तो 297 ही इनका HCF होना चाहिए। अगर ये इनका HCF है तो इनको ये पूरा पूरा भाग करेगा। अगर ये पूरा भाग नहीं कर रहा है तो इसका कोई फैक्टर इनका HCF होगा। मुझे पता है 297 इसको पूरा पूरा भाग नहीं कर रहा है, तो अब मैंने इसमें से कोई एक फैक्टर बाहर निकाल देना है, फिर देखना है। अब ये 11 से भाग हो रहा है क्योंकि 7 और 2 9, 9 में से 9 गया 0, लेकिन ये कोई सा भी 11 से भाग नहीं हो रही, तो इसमें एक ऐसा फैक्टर है 11 जो इनको पूरा पूरा भाग नहीं कर रहा है। वो फैक्टर मैंने बाहर निकाल दिया 11। अगर मैंने 11 बार निकाल दिया तो 11 से इसको भाग कर दो, तो 11 दूनी 22, 11 से 70। अब बच गया है आपका 27। अब ये देखिए क्या 27 से पूरे पूरे भाग हो रहे हैं? अगर ये 27 से पूरे पूरे भाग हो रहे हैं तो 27 इनका HCF हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो 27 से कम 27, 108 बच गया, 108 27 से भाग होता है। ये हो गया आपका 27 दूनी 54, बच गए हैं आपके 135 भी 27 से भाग होता है। 27 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाता कि अगर सभी स्टूडेंट को अलग अलग सेक्शन में बांटना है और लड़कियों के सेक्शन अलग बनाने हैं, लड़कों के अलग, तो सेक्शन में कितने विद्यार्थी होंगे? तो आंसर आ जाएगा आपका 27। हर सेक्शन में 27 स्टूडेंट होंगे। लेकिन आपसे पूछा है कि कितने सेक्शन बनेंगे, वो कैसे पता चलेगा? लड़कियां हैं 378, 27 के एक सेक्शन बनाए गए हैं, तो कितने सेक्शन बनेंगे? 27 से इसको भाग कर दो, तो 378 बटे में 27। 9 3 27, 9 4 36, 9 दूनी 18, ये आगे हैं आपके 14। तो लड़कियों के सेक्शन बनेंगे 14। लड़कों के भी 27 के बनाए गए हैं 675 से। 27 से इसको भाग करो, 9 3 27, 9 63, 9 5 15, इससे इसको काटा। लड़कों के सेक्शन बनेंगे 25, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल सेक्शन आपके 39 बनेंगे और ये आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। यदि त्रिभुज ABC में ABC 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है भाई, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये बताया गया है कि त्रिभुज का नाम है AB और C और ये एंगल 90 डिग्री है। फिर आगे बताया गया है कि एंगल BAC 45 डिग्री है। BAC ये एंगल 45 डिग्री है। आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री है, एंगल A 45 डिग्री है, तो एंगल C भी 45 हमने निकाल लिया। भुजा AB 1 सेंटीमीटर है, भुजा AB ये 1 सेंटीमीटर है। और आप तो पूछा गया है तो साइन A निकाल लो। आपने निकालना है साइन A। अब सबसे पहले अगर ये भुजा 1 है तो ये भी भुजा 1 होगी। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये भी एंगल 45 है और ये भी एंगल 45 है। अगर एक त्रिभुज के दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आधार आपका 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपकी 1 सेंटीमीटर है, तो हम कर्ण निकाल सकते हैं इनका वर्ग करके जोड़ के, वो आ गया है √2। अब आपने निकालना है साइन A। साइन कैसे निकलता है? साइन निकलता है P/H से। P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेनस। अगर हम परपेंडिकुलर को कर्ण से हाइपोटेनस से भाग कर देंगे तो साइन A आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, साइन A निकालने के, अच्छा भाई यहाँ पर दो तरीके हो गए हमारे पास। साइन A हम वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलो ऐसे ही निकालते हैं। वैसे सिंपल तरीका हो गया है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। साइन A निकालना है आपने, और A का मान कितना है? A का मान तो 45 है, तो आपने निकालना है साइन 45।
कुछ करने की जरूरत नहीं है, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, और ये आपका आंसर आ गया। कुछ करने की जरूरत ही नहीं भाई। हम रेशियो तो तब लें जब हमें एंगल ना पता हो, एंगल तो खुद ही बता दिया उसने 45। अगर साइन 45 का मान हमें पता है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 5 इकाई है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का, जिसकी मैंने डेडिकेटेड 3 वीडियो बना के कंप्लीट करा दिया है आपको। क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है आपने। ये है ए और ये है बी। ए के निर्देशांक हैं 1 और 1, और बी के निर्देशांक हैं x और 1, और इसकी दूरी पहले दे दी है हमें 5 इकाई। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, ये होता है आपका x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। अगर आपने AB की लंबाई निकालनी है तो ये बराबर होता है √x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। ये दूरी सूत्र आपका डिस्टेंस फार्मूला है। इसकी दूरी पहले दे रखी है 5 इकाई, √x2 है आपका x, x1 है 1 इसका वर्ग, y2 है आपका 1 और y1 भी है 1 इसका वर्ग। तो पहले मैंने इस तरफ वर्गमूल लगा हुआ था, दोनों तरफ वर्ग कर दिया ताकि ये वर्गमूल हट जाए। तो वर्ग से वर्गमूल कट गया है, 5 5 25 आ गया इधर। तो यहां तो ये 0 हो गया, 1 में से 1 गया 0, ये बच गया है x माइनस 1 की पावर 2 यानी कि a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। ये 25 उधर चला गया, 0 बराबर आ गया x की 2 माइनस 2x और माइनस के 24। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना है। किस तरीके से? इस मिडिल टर्म को 2 भागों में बांटकर। हम क्या करेंगे, एक 2 ऐसे नंबर का जोड़ा बनाएंगे जिनका जोड़ तो आ जाए -2 और जिनकी गुणा आ जाए 24। अब ऐसी 2 संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, एक 6 और एक 4। अगर मैं इनको जोड़ूं तो 10 हो जाएगा, मुझे तो -2 चाहिए तो मैंने 6 माइनस का ले लिया। इस मिडिल टर्म को मैंने 2 नंबर में तोड़ लिया, एक 6 और एक 4, और 6 माइनस का ले लिया। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो -2 आएगा, अगर मैं इनको गुणा करूंगा तो 24 आएगा। अब अगर x की पावर 2 का कोफिशिएंट 1 हो तो आपने कुछ नहीं करना, उन दोनों को डायरेक्टली लिख लेना है, x माइनस 6 और x प्लस में 4। भाई सिंबल के साथ लिख लिया, ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों 0 के बराबर हैं। एक बार तो x माइनस 6 को 0 के बराबर कर देंगे, x यहां से 6 आ जाएगा। एक बार x प्लस 4 को 0 के बराबर कर देंगे, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -4। कहने का मतलब जो यहाँ पर ये x दे रखा है ना, इसकी 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 6 और एक -4, और आपका आंसर आ गया है ये। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर लगातार 3 पट का परिणाम मिलने की कितनी संभावना है? यह आपका प्रायिकता का क्वेश्चन है। प्रायिकता निकलती कैसे है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है? प्रोबेबिलिटी निकलती है आपकी, ऊपर होता है आपका फेवरेबल इवेंट, नीचे होता है टोटल इवेंट। हिंदी में बोलते हैं संभाव्य परिणाम बटे में कुल परिणाम, बस ऐसे ही बोल देता हूं मैं, चलो लिख देता हूं, संभाव्य परिणाम बटे में कुल परिणाम। इस तरीके से आपकी प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी निकलती है। अब एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, कुल परिणाम क्या क्या आ सकते हैं? सबसे पहले मैं कुल परिणाम लिखता हूं, या तो 3 बार उछालेंगे, तीनों बार आपका पट आ जाएगा यानी कि हेड आ जाएगा, या फिर तीनों में टेल आ जाएगा। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, इसमें 2 हेड आ जाए और 1 बार टेल आ जाए, या फिर इसमें 2 बार टेल आ जाए 1 बार हेड आ जाए, या फिर 1 बार हेड आ जाए 2 बार टेल आ जाए, 1 बार टेल आ जाए 2 बार हेड आ जाए, या फिर बीच में हेड आ जाए दोनों तरफ टेल आ जाए, बीच में टेल आ जाए दोनों तरफ हेड आ जाए। इस तरीके से कुल परिणाम जो है आपके वो 8 है, इसके सिवा कुछ और लिख नहीं सकते आप। अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा तो कुल परिणाम आएंगे आपके 8। तो प्रायिकता में मुझे पता चला नीचे तो आएगा 8। अब ऊपर, भाई तीनों में पट आ जाए ऐसा एक बार ही संभव है, तीनों में पट आ जाए ऐसा एक बार ही संभव है, तो आपके ऊपर संभाव्य परिणाम या पॉसिबल इवेंट वो हो जाएगा आपका 1। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि 2 चित आ जाएंगे
तो आप देखते 2 बार हेड कितनी बार आया हुआ है इसमें। लेकिन आपसे पूछा है कि 3 चित या 3 हेड कितनी बार आएंगे, तो वो इसमें 1 बार ही आ सकते हैं। तो आपके पॉसिबल इवेंट 1 है और टोटल इवेंट आपके 8 है। लेकिन आंसर आपसे फ्रैक्शन में नहीं परसेंटेज में पूछा है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो आपका ये 12.5% आ जाएगा और यही आपका आंसर है। समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों आपके आज के प्रैक्टिस सेट के जितने क्वेश्चन थे मैंने पूरी डिटेल से कंसेप्ट के साथ ट्रिक बताने की आपको कोशिश की है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और रिस्पॉन्स में अपना एक कमेंट दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू दोस्तों।